नमस्कार दोस्तों। आज यानी 31 मार्च 2017 का हमारा फिल्म फोकस न्यूज़ डिस्कशन है। उसमें से देख लेते हैं कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए, एक फ्रंट पेज पे एक स्कीम दी गई है, उड़ान स्कीम। उड़ान की फुल फॉर्म बनती है उड़े देश का आम नागरिक। किस लिए है ये स्कीम? आम नागरिक भी विमान पर यात्रा कर सके, उसके लिए स्कीम चलाई गई थी। इसके साथ साथ एक और पर्पज़ भी इससे सर्व होता था। हमारे देश के छोटे सिटीज़ जैसे कि शिमला, आगरा, बीकानेर, ग्वालियर, कडप्पा, राउरकेला, ये छोटे सिटीज़ भी फ्लाइट में इनकी कनेक्टिविटी हो सके, ये दो पर्पज़ इससे सर्व होने थे। तो आखिरकार होना क्या था इस स्कीम में? होना ये था कि देखिए सर, जो भी एयरलाइंस इस स्कीम को ज्वाइन करती तो सरकार ने उनको कहा था कि आप आम नागरिकों के लिए जो किराया है वो कम कीजिए। कितना कम कीजिए? 1 घंटे तक की फ्लाइट का किराया 2500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा सरकार ने कहा। तो अब सोच के देखिए, जो एयरलाइंस इस स्कीम को ज्वाइन करेंगी उनको क्या इंसेंटिव है? वो ऐसे तो किराया कम करेंगे नहीं। तो उन एयरलाइंस ने सरकार को कहा कि आप सब्सिडी प्रोवाइड कीजिए, तभी हम इस तरह का किराया कम कर सकते हैं। तो सरकार ने क्या किया? सरकार ने एक प्लान बनाया। सरकार ने कहा कि ठीक है, हम आपको पैसा देंगे। पैसा आएगा कहाँ से? 80% सब्सिडी तो है वो जो आएगी, वो आएगी। देखिए, जो जितने भी डोमेस्टिक एयरलाइंस हैं हमारे देश के अंदर में चलती हैं, उस पर हर एक फ्लाइट पे सरकार एक 8500 की लेवी लगाएगी, सेस लगाएगी, इसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए, उड़ान स्कीम को सब्सिडाइज करने के लिए। बाकी 20% जो पैसा आएगा वो आएगा स्टेट से। स्टेट क्यों देंगे? देखिए, अब छोटे सिटीज़ हैं, यहाँ पे भी तो फ्लाइट की कनेक्टिविटी बढ़ रही है ना। इनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे ग्रो होगा, इनकी जो ग्रोथ है वो भी स्टिमुलेट होगी। तो इन छोटे शहरों को फ़ायदा है, इन राज्यों को भी फ़ायदा है। इसलिए 20% पैसा सरकार, केंद्र सरकार ने कहा कि आप दीजिए। तो ऐसे ये जो है वो स्कीम को सब्सिडाइज किया जाएगा। अब देखिए, एक बात ये आती है कि जो सरकार के नुमाइंदे वो कहते हैं कि ये काइंड ऑफ सब्सिडी नहीं है, ये बूट स्ट्रैपिंग है। तो आखिरकार ये बूट स्ट्रैपिंग क्या होता है? बूट स्ट्रैपिंग ये होता है कि देखिए, सरकार कहती है कि हम अपनी जेब से पैसा निकाल के स्कीम को नहीं सब्सिडाइज कर रहे हैं। एविएशन सेक्टर का पैसा एविएशन सेक्टर में ही लग रहा है और ग्रोथ लाने के लिए। तो सब्सिडी तो वो होती है ना, सरकार कहीं का पैसा कहीं लगाए। तो सरकार कहती है कि हम किसी दूसरी जेब से पैसा निकाल के इस एविएशन सेक्टर में नहीं लगा रहे हैं। एविएशन सेक्टर में पर्टिकुलर सेस या वो जो लेवी है वो लगाई गई है, वो एविएशन सेक्टर में ही कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए जिसका यूज होगा। तो यहाँ पे देखिए 2-4 ये पॉइंट्स जो हैं, ये रीजनल फ्लाइट्स हैं, वो सितंबर तक, यानी जो जिन जिन एयरलाइंस ने ये माना है, 5 एयरलाइंस ने इस स्कीम में भागीदारी निभाने की बात कही है। कौन कौन सी 5 एयरलाइंस हैं? एक है स्पाइस जेट और एयर इंडिया की सब्सिडरी कंपनी है, 2-3 रीजनल कंपनीज हैं, रीजनल एयरलाइंस हैं। तो ये सब नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। और इन्होंने, सरकार ने अब अपना रूट डिक्लेयर कर दिया है कि कहाँ कहाँ कौन सी फ्लाइट चलेंगी और कौन सी एयरलाइंस किस रूट पे कौन सी फ्लाइट चलाएंगी। सरकार ने अब रूट डिक्लेयर कर दिया है और अल्टीमेटम दिया है इन 5 एयरलाइंस को कि आप सितंबर से पहले पहले इन रूट्स पर फ्लाइट चलाना स्टार्ट कीजिए। और कितना कैप है वो तो हमने डिस्कस किया था कि 500 किलोमीटर या फिर 1 घंटे की जो फ्लाइट है उस पर 2500 से ज़्यादा किराया नहीं लगना चाहिए। और इस रूट पर जो भी फ्लाइट चलाएंगे ये 5 एयरलाइंस, उस पर आधे से ज़्यादा जो वो सीट्स हैं वो आरक्षित होंगी कॉमन मैन के लिए, जिनका किराया 2500 से ज़्यादा नहीं होगा। तो बस यही जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं याद रखिएगा। अगला जो आर्टिकल है वो हीट वेव के बारे में है। इसे हमने डिस्कस किया था, लेकिन फिर से 2-3 पॉइंट है, रिवाइज कर लेते हैं। 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, नॉर्मल से 5 या 6 डिग्री सेल्सियस जब ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो वो हीट वेव कहलाता है। या फिर कुछ समय तक लगातार अगर टेम्परेचर जो है वो 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहे तो वो भी हीट वेव के अंदर में आता है। 2016 का जो साल था वो 0.91 डिग्री सेल्सियस गर्म था, 1961 से लेके 1990 तक के एवरेज का। तो 2-3 पॉइंट बस याद रखिएगा। जजेस चूज वर्क अवर वैकेशन। वैसे तो देखिए प्रीलिम से रिलेटेड ये नहीं है आर्टिकल, लेकिन सामने आया तो बस एथिक्स के लिए है। 1-2 बातें शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है। एथिक्स में कई बार एग्जाम्पल हम यूज़ करते हैं कि डेडिकेशन टूवर्ड्स द वर्क। तो मिस्टर जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है मिस्टर खेयर, उन्होंने काफ़ी बढ़िया डेडिकेशन दिखाई है काम के प्रति में। हमारे ब्रिटिश इरा से चली आ रही एक परंपरा है जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी 2 महीने के लिए छुट्टी होती है, मई से लेकर जुलाई तक की। तो अब देखिए, जब छुट्टियां हुई, समर वेकेशन होंगी अब सुप्रीम कोर्ट की, तो मिस्टर खेयर ने अवकाश लेना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा कि मैं जो समर वेकेशन है उसका यूज़ नहीं करूंगा और इस समर वेकेशन में मैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को जो मामले रेफर किए गए हैं, 3 मामले मेनली रेफर किए गए हैं। एक ट्रिपल तलाक से रिलेटेड काफ़ी सुर्खियों में था ये मामला, और एक जो व्हाट्सएप 2016 की जो पॉलिसी थी, इसमें क्या था, इस पॉलिसी में यह था क्योंकि फेसबुक ने व्हाट्सएप को एक्वायर कर लिया था। तो बाद में ये पॉलिसी इन्होंने निकाली कि जो व्हाट्सएप का जितना भी डेटा है वो फेसबुक शेयर कर सकता है, उसको यूज़ कर सकता है। तो अब ये मामला, इस मामले के खिलाफ में, इस पॉलिसी के खिलाफ में पिटीशन दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। सुप्रीम कोर्ट ने यह केस रेफर कर दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को। और तीसरा जो मामला है वो ये है
जो बांग्लादेशी माइग्रेंट्स हैं, क्या उनके बच्चे जो हैं वो इंडियन सिटीजन्स के तौर पे जितने भी बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या बांग्लादेशी माइग्रेंट्स के बच्चों को भी वो बेनिफिट्स मिल सकते हैं जो कि इंडियन सिटीजन्स को मिलते हैं। तो ये तीनों के तीनों मामले हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर किए गए थे। अब छुट्टियों में मिस्टर खेयर इन तीनों मामलों पर एक प्रकार से वो डिसीजन लेंगे, यानी सुनवाई चलेंगी इन तीनों मामलों पर। तो एथिक्स में काफ़ी बढ़िया एग्जाम्पल है, यूज कर सकते हैं इसको। अगला जो आर्टिकल है वो फाइनेंस बिल से रिलेटेड है। फाइनेंस बिल को पास कर दिया गया। सबसे पहले तो ये देखिए कि मनी बिल के तौर पे इसे पास किया गया है, तो इसका क्या इसके रिपरकशंस हुए। अब देखिए इस फाइनेंस बिल पर जब चर्चा हुई तो राज्यसभा ने 5 तरह की रिकमेंडेशंस दी, तो लेकिन लोकसभा ने उसको रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट कर दिया? क्योंकि ये मनी बिल था। मनी बिल पे राज्यसभा सिर्फ अपनी रिकमेंडेशंस दे सकती है लेकिन वोटिंग नहीं कर सकती, तो इसीलिए लोकसभा ने उन 5 रिकमेंडेशंस को मानने से इनकार कर दिया। तो याद रखिएगा, मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इसमें वोटिंग हो सकती है, राज्यसभा में नहीं हो सकती। 14 दिनों के अंदर अंदर राज्यसभा को वापस देना पड़ता है। अगर नहीं देगी राज्यसभा, नहीं लौटाएगी लोकसभा को, तो उसे पास माना जाएगा। तो क्या था इस फाइनेंस बिल में? फाइनेंस बिल में देखिए वो सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस करी थी। एक तो आधार कार्ड को कंपलसरी बना दिया गया है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए, बैंक खाता खोलने के लिए। दूसरा था जो कैश ट्रांजैक्शंस हैं, 2 लाख से ऊपर की जो ट्रांजैक्शंस है वो कैश में नहीं हो सकती। जो 2 लाख से बड़ी ट्रांजैक्शंस है वो डिजिटली उनको किया जाएगा। तीसरा जो पॉइंट था ये था जी, जो पिछले कंपनीज जो हैं अपने पिछले 3 साल के प्रॉफिट का 7.5% से ज़्यादा डोनेशन नहीं दे सकती पॉलिटिकल पार्टीज़ को, और इस पे काफ़ी रिपरकशंस भी थे। हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से अब पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं प्रेशराइज कर सकेंगी कंपनीज़ को कि आप हमें चंदा दीजिए। इसके अलावा और भी काफ़ी पॉइंट्स थे इस फाइनेंस बिल 2017 में, जैसे काफ़ी सारी ट्रिब्यूनल्स को मर्ज कर दिया था सरकार ने, और उस पर भी सवाल उठे थे कि ऑटोनॉमी जो है वो हर्ट हो जाएगी जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनकी। तो ये फाइनेंस बिल 2017 का था। अब हम चलते हैं अगली खबर की तरफ में, ये है बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, वो हमारे देश की विजिट पर आ रही हैं, तो इंडिया ने उनको $5 बिलियन से ज़्यादा लाइन ऑफ क्रेडिट दिए हैं। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है कि लाइन ऑफ क्रेडिट आखिरकार होता क्या है? क्या हमने इतने पैसे दे दिए उनको, बांग्लादेश को वापस नहीं लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है लोन देंगे हम 5 बिलियन का बांग्लादेश को, और उनकी टर्म्स पे भी। मतलब टर्म्स का मतलब यूँ है कि जो आपस में डिफाइन हो, लेकिन इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट में हमने उनको यूँ कहा है कि आप जैसा चाहें वैसे उस लोन का यूज कर सकते हैं। तो काइंड ऑफ लोन होता है जो लाइन ऑफ क्रेडिट जो होती है। तो काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स होने की संभावना है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जब वो हमारे देश की विजिट पर आ रही हैं। खास करके जैसे कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में रेलवे लाइन अगरतला और अखूरा के बीच में 1000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, और 15 किलोमीटर की लाइन बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में फेरी सर्विसेज को भी बढ़ाने की बात हुई है। और BBIN, इस पर भी तो देखिए एक रुकावट आ गई थी। BBN मतलब भारत बांग्लादेश नहीं, भूटान बांग्लादेश इंडिया नेपाल। तो इसमें तो भूटान की जो पार्लियामेंट थी उन्होंने एक प्रकार से इस प्रोजेक्ट पर अनुमति देने से इनकार कर दिया था। अगले साल दोबारा से मौका आएगा जब भूटान की पार्लियामेंट इस प्रोजेक्ट को अनुमति देंगी, तब तक इस प्रोजेक्ट में बाधा आ गई है। तो चाइना एंगल क्या है भारत और बांग्लादेश में? देखिए जो चाइना है काफ़ी तरह की इन्वेस्टमेंट कर रहा है बांग्लादेश में, तो इसलिए बांग्लादेश और भारत में भी पिछले दिनों से कुछ संबंध है काफ़ी इंप्रूव हुए हैं चाइना एंगल को देखते हुए। मैप में देखिए तो देखिए बांग्लादेश क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बांग्लादेश। यहाँ पे देखिए जो हमारा मैप है ना अपने नॉर्थ ईस्ट का, ये यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा रीजन है, ये चिकन कॉरिडोर है। यानी जो बांग्लादेश यानी जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में वेस्ट बंगाल से कोई किसी को जाना हो त्रिपुरा के अंदर, तो उनको घूम के जाना पड़ता है। पहले यहाँ जाएगा, फिर यहाँ फिर यहाँ त्रिपुरा, यहाँ, तो काफ़ी लंबा पड़ता है। तो हम इंडिया वाले जो बार बार बांग्लादेश को कहते हैं कि आप हमें ट्रांजिशन की फैसिलिटी दे दीजिए, ताकि हम जब हमें नॉर्थ ईस्ट में जाना हो तो कम से कम हम वेस्ट बंगाल से यहाँ से जा सके। तो कितना छोटा पड़ेगा आप सोच के देखिए, बहुत छोटा पड़ेगा। तो इसलिए बांग्लादेश हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम वो सारी जो चीज़ें हैं रेल कनेक्टिविटी और वो सब चला रहे हैं बार बार, क्योंकि अगर बांग्लादेश से हमें ट्रांजिशन मिल जाता है तो नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा सहायक सिद्ध होगा ये। ठीक है, चलते हैं अब आगे। PIB की न्यूज़ है ये, 4-5 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं PIB की। नमामि ब्रह्मपुत्र फेस्टिवल। नमामि ब्रह्मपुत्र फेस्टिवल सरकार यानी असम सरकार द्वारा बनाया गया, और किस लिए था? ये एक प्रकार से बॉन्डिंग बनाने के लिए था। जो असम की बहुत सारी एथनिक रूप से काफ़ी डाइवर्स है जो असम है, और उनकी डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच में बॉन्डिंग बनाने के लिए ये नमामि ब्रह्मपुत्र फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था। इन फेस्टिवल्स पर जो सुर्खियों में होता है काफ़ी बार, जो UPSC ये क्वेश्चन पूछ लेता है, तो PIB में है तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ में। एक जो टनल है, लॉन्गेस्ट टनल बनाई गई है अब सरकार के द्वारा में। कहाँ से कहाँ तक है ये देखिए, चेन्नानी से लेके नासरी तक ये है, ये जम्मू एंड कश्मीर में है ये। थोड़ी सी डिटेल्स इसके बारे में।
ये जो टनल है, लॉन्गेस्ट टनल है 9.2 किलोमीटर्स की, ये है नेशनल हाईवे नंबर 44 पे, जो कि कनेक्ट करता है जम्मू को कश्मीर से। ये जम्मू एंड कश्मीर का जो टाइम है काफ़ी घटा देगा, इस 2 घंटे से ज़्यादा टाइम को कम कर देगा। जम्मू और कश्मीर जो श्रीनगर के बीच में जो टाइम है उसको 2 घंटे से ज़्यादा कम कर देगा ये। और वैसे डिस्टेंस कितना कम होगा, 31 किलोमीटर का डिस्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि पहले घूम के जाना पड़ता था। स्नो बाउंड अपर रीचीज़ में अब नहीं जाना पड़ेगा, और फ्यूल की काफ़ी बचत होगी। 27 लाख प्रतिदिन फ्यूल की बचत होगी इस टनल के निर्माण के बाद से। और भी काफ़ी सारी चीज़ें जैसे डिफोरेस्टेशन, ट्री कटिंग, और ये जो सब चीज़ें हैं ये भी अब अवॉइड हो सकेंगी, क्योंकि बार बार जो बर्फबारी वहाँ पे होती है तो काफ़ी दिक्कतों का सामना वहाँ पे करना पड़ता है। जम्मू से उधमपुर और ये सारे जो सिटीज़ हैं इनमें भी कनेक्टिविटी है वो काफ़ी इन्हेंस हो जाएंगी। जो सिक्योरिटी सिस्टम है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस टनल का। ये सब नॉर्मल बातें, वैसे प्री के लिए इनका यूज़ होता नहीं है। आगे देखिए, जो 104, जब आपको याद होगा पिछले दिनों इसरो ने 104 सैटेलाइट्स एक साथ जोड़े थे, तो पीआईबी में दिया हुआ है ये थोड़ा सा डेटा है। उसमें 104 में से 3 जो सैटेलाइट्स थे वो इंडिया के भी थे। कौन कौन से सैटेलाइट इंडिया के थे उन 104 सैटेलाइट्स में, जिसमें इसरो ने एक प्रकार से विश्व कीर्तिमान स्थापित किया था। एक जो सैटेलाइट था उसके अंदर में वो था कार्टोसैट 2 सीरीज सैटेलाइट। ये सैटेलाइट क्या काम करता था, ये देखिए, बढ़िया रेजोल्यूशंस की पिक्चर कैप्चर करता है ये सैटेलाइट्स, जो कि काम आती है काफ़ी सारी चीज़ों में। ये देखिए, इमेजेस काफ़ी अच्छी रेजोल्यूशन की इमेजेस कैप्चर करता है ये जो सैटेलाइट है कार्टोसैट, और काफ़ी सारी एप्लीकेशंस में इसका यूज़ होता है, जैसे कार्टोग्राफी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट, यूटिलिटी मैनेजमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज इन्वेंटरी मैनेजमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। इन सब चीज़ों में इस जो हाई रेजोल्यूशन की पिक्चर ली जाती है जो कार्टोसैट के द्वारा में, वहाँ पर इनका यूज़ होता है। और 2 जो छोटे सैटेलाइट्स थे वो बिल्कुल कम वेट के थे, वो थे 9 किलो के 2 वेट के, यानी दोनों मिला के वो 18 किलो के जो वेट थे, नैनो सैटेलाइट्स थे। ये तो काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन सैटेलाइट्स थे। कई बार इसरो क्या करता है, इस तरह के जो छोटे सैटेलाइट्स हैं उनका यूज़ करता है ताकि एक प्रकार से टेक्नोलॉजी को एक्सपेरिमेंट किया जा सके, दिखाया जा सके, ताकि बाद में फ्यूचर में जाके उसी टेक्नोलॉजी को दूसरे तरह के बड़े लेवल पे यूज किया जा सके। तो ये 2 जो नैनो सैटेलाइट्स थे ये डिमॉन्स्ट्रेशन सैटेलाइट्स थे, टेक्नोलॉजिकल डिमॉन्स्ट्रेशन सैटेलाइट्स थे ये। तो बस ये याद रखना। कई बार क्या करता है यूपीएससी, जैसे हर बार पूछ लेता है इस प्रकार के, कई बार तो क्वेश्चन जो आते हैं वो इस तरह के आते हैं। मान लीजिए नासा ने क्या लॉन्च किया, कई बार इस पे आ जाता है, और मैच द फॉलोइंग कीजिए। नासा ने हाल फिलहाल में कोई फेमस सा सैटेलाइट भेजा हो या फिर कोई मिशन लॉन्च किया हो, जैसे यूरोपा एक सैटेलाइट है जो है जुपिटर का है, या फिर दूसरा न्यू हॉरिजन्स है वो है प्लूटो का। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो सैटेलाइट्स जो न्यूज़ में होते हैं ना। आमतौर पे यूपीएससी कैसे क्वेश्चंस पूछती है साइंस एंड टेक में, यूपीएससी देखिए आमतौर पे ना बिल्कुल टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाती। एक जर्नलिस्ट को जितनी ज़्यादा नॉलेज चाहिए होती है साइंस एंड टेक में, उतना ही यूपीएससी फोकस करती है। ऐसे नहीं कि सैटेलाइट को बिल्कुल एकदम डिटेल में पूछ लेगी, जितना बीटेक करते हैं जो लोग इसरो वगैरह से, उनको जितना पता है उतना पता होना चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। आम बंदा जितना न्यूज़पेपर में पढ़ता है कि जो ये सैटेलाइट है वो किस लिए है, कैसे काम करेगा, बिल्कुल जो नॉर्मल बातें हैं, जनरल बातें हैं, वो हमें पता होनी चाहिए। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ में। पीआईबी का ही ये आर्टिकल है। ये एक काइंड ऑफ एक सेमिनार कंडक्ट किए जाते हैं, एक प्रोग्राम है सरकार का, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2017। इसमें क्या करते हैं, इसमें देखिए जो स्टूडेंट्स कम्युनिटी है उनकी जो क्रिएटिविटी है उनको हार्नेस किया जाता है, स्टूडेंट्स की एक्सपर्टाइज का यूज़ किया जाता है। और इस किस में यूज़ किया जाता है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स अब इस्टाब्लिश कर सकें, क्राउड सोर्स सॉल्यूशंस, वो भी ये सब चीज़ें इनमें इस सरकार के इस प्रोग्राम में सिखाई जाती हैं। काफ़ी फ़ायदे इससे होते हैं, गवर्नेंस इंप्रूव होती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव होती है। क्योंकि देखिए छोटे छोटे जो स्टार्टअप्स जब इस्टाब्लिश होते हैं तो इन छोटे छोटे स्टार्टअप से भी काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें वो बना देते हैं जिससे हमारी जो नॉर्मल लाइफ है वो काफ़ी आसान हो जाती है। तो इसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए सरकार ने ये स्मार्ट इंडिया का प्रोग्राम चलाया था। हमारे जो इंडिया के काफ़ी सारे सिटीज़ में अलग अलग जगह पर एक प्रकार से कॉन्फ्रेंस या फिर एक सेमिनार जो इस तरह की चीज़ें इस्टाब्लिश किए जाते हैं, ताकि छोटे शहरों के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी उनकी एक्सपर्टीज़ को यूज़ किया जा सके, उनको आगे ज़्यादा और एंकरेज किया जा सके, उनको स्किल्स दी जा सके, ताकि वो भी अपने अपने स्टार्टअप्स में आगे बढ़ सकें। तो काइंड ऑफ जो नॉर्मल सिटीजन्स होते हैं, नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं, उनके जो इनोवेटिव सॉल्यूशंस हैं उनको हवा देने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए सरकार ने ये प्रोग्राम चलाया था। तो आज तो देखिए कम ही न्यूज़ इंपॉर्टेंट थी पीआईबी और द हिंदू में। आज की इस डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।